आईपीओ क्या होता है, कंपनीज आईपीओ क्यों लाती हैं, आईपीओ के पीछे क्या प्रोसेस रहता है एंड किस तरीके से आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एन आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो जब भी कोई कंपनी पब्लिक के थ्रू फर्स्ट टाइम फंड रेज करती है तो उसे कहते हैं आईपीओ। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि कंपनी पब्लिक के पास आती क्यों है, उनके पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं एंड वो उसको चूज क्यों नहीं करती है। अब देखो, कंपनी को जब भी पैसा चाहिए तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। तो पहला बैंक है, तो बैंक के पास कंपनीज इसलिए नहीं जाती हैं बिकॉज बैंक के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो देन आपको एक चीज़ है जो है वो इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको देना ही पड़ेगा। अब लेट्स से कंपनी ने पैसा लिया अपने एक्सपेंशन के लिए, बट जरूरी नहीं है कि उस पैसे से उनको बेनिफिट हो सकता है वो पैसा उनको बहुत टाइम बाद प्रॉफिट दे, बट स्टिल तब तक उनको इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा। तो इसलिए नई जो कंपनीज होती हैं वो प्रेफर नहीं करती हैं बिकॉज उनके पास इतना कैश फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ पे उनकी हेल्प करते हैं बाकी लोग। अब ये तो कंपनी जो सबसे पहले शुरू हुई, देखो ये जो कंपनी है इसमें जो सबसे फर्स्ट पैसा लगता है, सबसे पहला वो बेसिकली पैसा लगता है ओनर का। अब उसके बाद कंपनी को आगे ग्रो करने के लिए चाहिए होता है पैसा। कंपनी एक ऐसी चीज है जिसमें आप जितना मर्जी पैसा डालते जाओ वो कम रहता है, तो उसमें एक हेल्प करते हैं वो लोग होते हैं, वो होते हैं बेसिकली एंजल इन्वेस्टर्स। अब ये एंजल इन्वेस्टर्स इनको इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये फर्स्ट टाइम कैपिटल प्रोवाइड करते हैं कंपनी को एंड ये कंपनियों के लिए एक हिसाब के फरिश्ता होते हैं। अब इनको अगर कोई आइडिया अच्छा लगा, ये जो कंपनी काम कर रही है, अगर ये इनको आइडिया अच्छा लगा तो ये इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कुछ स्टेक बाय करते हैं। अब ये सबसे ज्यादा रिस्क में, बिकॉज यही टाइम होता है जब कंपनीज बंद हो जाती हैं, उनका स्टार्टअप फेल हो जाता है, तो इनका पैसा सारा डूब भी सकता है। तो अब यहाँ पे कंपनी ने इनको कुछ अपने शेयर इशू कर दिए एंड इन्होंने उसके बदले में पैसे दे दिए एंजल इन्वेस्टर्स ने। अब उसके बाद अगर कंपनी को और जरूरत पड़ती है पैसे की तो देन कंपनी जाती है आगे, और तो इनको कहा जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट। अब ये फर्म्स होती हैं कुछ बड़ी बड़ी जो कि ऐसे स्टार्टअप्स ढूंढती हैं जिनमें वो इन्वेस्ट कर सके। बिकॉज ये देखो, जब भी हम स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, कोई ऐसा बिजनेस जो भी ग्रो हो रहा है बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, तो वहां पे जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। लाइक आपने अगर 1 लाख रुपया लगाया तो वो करोड़ों में भी हो सकता है, बट रिस्क भी उतना रहता है बिकॉज ये कंपनी अभी ग्रोइंग स्टेज में, कुछ पता नहीं कि क्या होगा इसके साथ। अब ये जो स्टेज 1 हो गई, स्टेज 2 हो गई, ये स्टेज 1 होती है एंजल इन्वेस्टर्स वाली। देन उसके बाद आ जाती है वेंचर फर्म्स, तो ये सेकंड स्टेज हो जाती है। अब उसके बाद अगर कंपनी को और पैसा चाहिए एंड उनके पास ये ना तो एंजल इन्वेस्टर्स है ना वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और कोई भी लोग अभी नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं प्राइवेट, तो देन वो जाते हैं और बड़े स्केल पे, दैट इज जनरल पब्लिक। अब इस जनरल पब्लिक में सिर्फ हम जैसे आम लोग नहीं आते हैं, इसमें आ जाते हैं बेसिकली इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं हमारे इंडिया के, लाइक LIC हो गया, उसके अलावा और भी जो बड़े बड़े बैंक्स हैं इंडिया के, वो भी इन्वेस्ट करते हैं। एंड ऑल्सो द HNI क्लाइंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज जो बहुत ही बड़े वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के, वो भी इस जनरल पब्लिक में आते हैं। तो ये सारा पहला था स्टेज 1 स्टेज 2। देन उसके बाद जब वो जनरल पब्लिक के पास आते हैं तो देन उनको जो रूट अपनाना पड़ता है उसको कहते हैं आईपीओ। अब समझते हैं कि कंपनीज आईपीओ क्यों लाती हैं। सो फर्स्ट इज एक्सपेंशन। तो प्राइमरी गोल किसी भी आईपीओ का मोस्टली एक्सपेंशन ही होता है। लेट्स से कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो देन वो आईपीओ लाती हैं एंड उसके थ्रू वो इतना फंड रेज कर देती हैं सो दैट वो अपना वो नया प्रोजेक्ट शुरू कर पाएं एंड अपने बिजनेस को नई डायमेंशंस में लेकर जा सकें और उसको ग्रो कर सकें। एंड सेकंड इज टू पे द डेट। अब कंपनीज ने कुछ लोन्स ले रखे होते हैं जो कि उनको रीपे करने होते हैं, तो आईपीओ से उनको जो भी पैसा मिलता है उसमें से वो कुछ पैसा यूज कर लेते हैं अपने लोन्स को रीपे करने के लिए। एंड थर्ड इज टू प्रोवाइड एन एग्जिट टू प्रीवियस इन्वेस्टर्स। अब जो भी एंजल इन्वेस्टर्स थे या वेंचर कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया था, अब उनका पैसा मल्टीप्लाई हो चुका है, तो देन उनको भी एग्जिट करना होता है। तो इसलिए वो कई बार आईपीओ में अपना कुछ स्टेक सेल कर देते हैं एंड आईपीओ के थ्रू वो एग्जिट कर लेते हैं उस कंपनी से। Now let's understand the process behind an IPO, that is किस तरीके से एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है फर्स्ट टाइम। अब इसमें सबसे पहला काम रहता है हायरिंग अ मर्चेंट बैंक। अब मर्चेंट बैंक ऐसे तो बहुत सारे काम करता है, लेकिन आईपीओ के टाइम पे मर्चेंट बैंक का मेन काम एडवाइसिंग करने का, अंडरराइटिंग करने का एंड उस पर्टिकुलर आईपीओ को आगे मार्केट करने का होता है। अब जो भी मेजर बैंक्स हैं इंडिया में, SBI, ICI, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, इन सबके अपने मर्चेंट बैंक्स हैं एंड ये काम ये करते हैं। अब किसी भी कंपनी को अगर आईपीओ लाना है तो उसको पहले एक मर्चेंट बैंक को हायर करना पड़ता है एंड देन जो भी उसके आगे काम रहता है, चाहे उसका लीगल फॉर्मेलिटीज करनी है, चाहे और भी चीजें करनी है, उसको देन आगे रिटेल पब्लिक को, इंस्टीट्यूशंस को उस आईपीओ को सेल करना है, तो देन वो सारा जो काम देखता है वो मर्चेंट बैंक देखता है। अब सेकंड चीज, जब भी आप न्यूज देखोगे आईपीओ की या इससे रिलेटेड, तो आपको बहुत बार दिखेगा कि XYZ फाइल्स DRHP टू सेबी, तो आपको DRHP समझ नहीं आएगा। सो DRHP बेसिकली क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी कंपनी की डिटेल्स होते हैं कि कंपनी क्या करती है, ये जो भी आईपीओ कंपनी लाने की सोच रही है किस काम के लिए ला रही है, कहां पे पैसा यूज करेगी, कुछ फाइनेंशियल स्टेटस होता है कंपनी का, यस फाइनेंशियली किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है। बेसिकली वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एज अ इन्वेस्टर आपको जाननी जरूरी है, बिकॉज अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बेसिकली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एज अ इन्वेस्टर आपको वो चीजें जानना जरूरी है। इसको कहते हैं DRHP, इसकी फुल फॉर्म होती है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस।
प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो ये टर्म आप यूज कर सकते हो, बहुत बार आपको मिलेगी ये। तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी से रिलेटेड। तो ये भी काम कौन करता है, ये भी जो मर्चेंट बैंक्स हैं यही करते हैं। जो भी मर्चेंट बैंक उन्होंने हायर किया है उसका काम होता है कि ये सारा प्रोस्पेक्टस तैयार करना। अब देन उसके बाद कुछ ऐसी बॉडीज है लाइक सेबी हो गया, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गया, या और कुछ ऐसी लीगल बॉडीज जिनकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट करने में ये जो मर्चेंट बैंक्स हैं ये हेल्प करते हैं कंपनी की। अब वो फॉर्मेलिटीज क्या रहती हैं वो हमें बेसिकली जानना जरूरी नहीं है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर नॉट फाइलिंग एन आईपीओ। हमें सिर्फ आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि यस इन्वेस्ट किस तरीके से करना है। अब जब ये सारा लीगल फॉर्मेलिटीज हो जाती है तो देन उसके बाद बात आती है प्राइसिंग की, कि किस प्राइस पे हम उस पर्टिकुलर स्टॉक को ऑफर करेंगे आईपीओ में। तो ये दो तरीके से किया जाता है, बट वो तरीके जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हम 1 या 2 या 3 क्वांटिटी इस तरीके से नहीं ऑर्डर कर सकते हैं। हमें अप्लाई करना है तो हमें कुछ लोट्स में करना पड़ता है। लेट्स से 100 का लोट, 100 शेयर्स का लोट। तो अगर आपको अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर आईपीओ में तो आपको मिनिमम 100 शेयर्स बाय करने पड़ेंगे। देन उसके बाद अगर आप उससे ज्यादा करना चाहते हो तो आप 100 के मल्टीपल्स में ही कर सकते हो, लाइक 200, 300 एंड सो ऑन। तो इसलिए आप कोई भी क्वांटिटी XYZ क्वांटिटी अगर बाय करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते हो। अब किसी भी आईपीओ की प्राइसिंग के लिए 2 वेज यूज किए जाते हैं। सबसे पहला होता है फिक्स्ड प्राइस इशू एंड सेकंड होता है बुक बिल्डिंग इशू। अब फिक्स्ड प्राइस इशू जो है वो नाम से पता लग रहा है, दैट इज फिक्स प्राइस। तो वहां पे कंपनी जो वो एक प्राइस फिक्स कर देती है। अब यस अभी तक आपको समझ आ गया, बेसिकली कंपनी नहीं करेगी, कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो मर्चेंट बैंक्स होते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो फिक्स प्राइस में जैसे लेट्स से कंपनी ने फिक्स कर दिया कि 150 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो 150 रुपीज कंपनी ने सेट कर दिया कि हम इस प्राइस पे जो है वो शेयर ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को ठीक है इतना वैल्यूएशन अच्छा लग रहा है तो ठीक है वो इन्वेस्ट कर दे, अगर नहीं लग रहा है तो देन रहने दे। अब ये पर शेयर का है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि आप आईपीओ में जब भी अप्लाई करते हो तो आप 1 शेयर या 2 शेयर नहीं कर सकते हो, आपको लोट वाइज करना पड़ता है। तो अगर इसका लोट 100 शेयर्स का है तो देन आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मिनिमम, दैट इज 150 इंटू 100, दैट इज 15,000 रुपीज का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक लोट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। एंड देन उससे अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो देन 30,000, देन 45, देन 60 एंड देन सो ऑन, ठीक है। अब यहां पे बात आती है सेकंड, दैट इज बुक बिल्डिंग इशू। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, फिक्स प्राइस इशू में कई बार जो लोग होते हैं उनको वैल्यूएशन अच्छी नहीं लगती है, 150 रुपीज पे उनको हो सकता है थोड़ा महंगा लग रहा हो, तो इसलिए क्या होता है वो बुक बिल्डिंग इशू ला देते हैं। वो एक रेंज दे देते हैं कि यस आप इस रेंज से लेकर इस रेंज के अंदर बिड कर दो एंड देन हम डिमांड सप्लाई के बेस पे देख लेंगे कि हम कितने पे ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे समझ लो उन्होंने रेंज इशू कर दी लाइक 130 रुपीज टू 150 रुपीज, तो ये रेंज उन्होंने बता दी कि यस इस रेंज के अंदर आप लोग बिड कर दो। अब यहां पे भी होगा उसी तरीके से, लाइक 100 के लोट के हिसाब से पैसा आपको उतना ही देना पड़ेगा, आप 1 शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब हो सकता है किसी ने 132 रुपीज पे बिड कर दी, किसी ने 135, किसी ने 140, किसी ने 150 रुपीज पे कर दी। अब अगर प्राइस समझ लो सेट होता है 150 रुपीज का और आपने बिड 130 पे कर रखे तो देन आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए बुक बिल्डिंग इशू जब भी होता है तो आपको सबसे पहली चीज ये यूज करनी चाहिए कि जो भी हायर रेंज है उस हायर रेंज पे ही अपनी बिड लगाओ, सो दैट आपको अलॉटमेंट मिलने के ज्यादा चांसेस हो। अब इसके बाद शुरू हो जाता है काम डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज मार्केटिंग का। जो भी इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनको आईपीओ सेल करने का। अब जो भी लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं उनमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी होती है QIBs या QIIs। यहाँ पे जो इनकी फुल फॉर्म है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, या आई की जगह पे आप इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये लोग होते कौन है, ये होते हैं बेसिकली हमारी कंट्री के जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस जैसे LIC हो गया, UTI हो गया, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं दैट इज क्वालिफाइड, ठीक है। क्वालिफाइड इनके नाम के आगे लगा हुआ है तो इससे आप समझ सकते हो कि क्वालिफाइड है, इनको समझ है, ठीक है। तो ये लोग होते हैं। अब ये कितने % इन्वेस्ट कर सकते हैं एक आईपीओ में, ठीक है। एक आईपीओ है उसका लाइक 100% सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो उसमें ये कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इनकी जो लिमिट होती है वो बेसिकली होती है 50% की, सो दैट इज जो मेजर पोर्शन है वो इनके हाथ में होता है, बिकॉज इनको समझ भी है। अब सेकंड जो कैटेगरी है वो होती है HNIs और NIIs। अब ये सेम ही है, इनको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। अब ये लोग कौन होते हैं, ये यहाँ पे आगे नाम में यूज हो गया इंडिविजुअल्स, तो मतलब ये होते अकेले ही लोग हैं, बट इनकी जो नेटवर्थ होती है, इनके पास जो पैसा होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो देन इनको कंसिडर किया जाता है HNIs में। अब ये कौन लोग होते हैं, जिनके पास बेसिकली जो भी एक आईपीओ में 2 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करता है उसको HNI कंसिडर किया जाता है। तो इनकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 15% की, ठीक है। तो अभी तक 50% एंड 15%, तो 65% ये दोनों लोग ले गए, ठीक है। अभी देन उसके बाद आते हैं रिटेलर्स, ठीक है। अब ये रिटेलर्स कौन होते हैं, ये होते हैं बेसिकली हमारे जैसे लोग जो कि इन दोनों लोगों के बीच में पिस जाते हैं ज्यादातर मार्केट में। एनीवेज तो इनकी परसेंटेज कितनी होती है, ठीक है। इसमें हम आ जाते हैं, जो भी जनरल पब्लिक है वो सारी आ जाती है इसमें। अब ये कितना % कर सकते हैं, तो ये जो बच गया दैट इज 35%, वो जो है रिटेलर्स के हाथ में होता है।
अब अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी अपना आईपीओ लेकर आते हैं तो उसमें ये कंडीशंस को थोड़ा सा बदल दिया जाता है। उसमें जो रिटेल का कोटा 35% का है उसको कम कर दिया जाता है, बिकॉज सेबी नहीं चाहता है कि रिटेल इन्वेस्टर जो वो एक लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करे। अब इन्वेस्टर्स को 3 से 5 दिन दिए जाते हैं किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, सिर्फ उसी दौरान आप आईपीओ में उसमें अप्लाई कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि अगर कंपनी ने 10 लाख शेयर्स जो है वो ऑफर किए हैं, बट जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 20 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो देन हर किसी को अलॉटमेंट नहीं मिलता है, सिर्फ कुछ लोगों को ही अलॉटमेंट मिलता है एंड बाकियों का जो पैसा है उसको रिफंड कर दिया जाता है। अब फाइनल काम आता है दैट इज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने का। अब जब भी वो ऑफर खत्म होता है तो उसके नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अंदर जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है एंड देन आप उसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हो। अब वो 3 दिन के अंदर और क्या चीजें होती हैं, उसके अंदर जिन लोगों को भी अलॉटमेंट नहीं मिला है उनको पैसा रिफंड किया जाता है एंड जो भी लोगों ने अप्लाई किया उसका पैसा कंपनी के पास चला जाता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ यू कैन अप्लाई फॉर एन आईपीओ। तो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक फ्री अकाउंट ओपन करवा सकते हो एंड देन आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो आईपीओ में। और यस, आपको लिंक से एक और बेनिफिट होगा कि आप हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर पाओगे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। सो वंस यू हैव अ डीमैट अकाउंट तो आप किसी भी आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हो एंड आजकल बहुत ही कन्वीनियंट हो गया, तो आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर आईपीओ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। स्टॉक मार्केट के बारे में और सीखना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।